नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से तुल्यारेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, रीट एसएसटी की जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही थी उसी में अगले क्रम में आज अपने जो बात करने जा रहे हैं वो रीट एसएसटी के टीचिंग मेथड यानी कि जो आपकी शिक्षा शास्त्रीय मुद्दों के नाम से लास्ट 2 यूनिट हैं उनमें से कुछ टॉपिक्स की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के विषय में बात करने वाले हैं। आज के हमारे जो टॉपिक रहेंगे वो है कक्ष की प्रक्रियाएं, क्रियाकलाप और विमर्श। ये हमारा टॉपिक देखिए रहने वाला है। ये बाकी सारा सिलेबस अपना सारा का सारा अपने कर चुके हैं। यहाँ पर पिछली क्लास में हमने यहाँ तक देख लिया था। अब अपने ये कक्ष से लेकर के यहाँ तक जो है विमर्श तक बात करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों, एक तो ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसमें बहुत सारे फैक्ट हों, परिभाषाएं हों, ऐसी चीजें हमें यहाँ पर याद नहीं करनी है। बिल्कुल आपसे व्यवहारिक प्रश्न ही पूछे जाने हैं, जिनके लिए तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं होती है। फिर कक्षा में आप किस तरह से बच्चों को पढ़ाएंगे, किस तरह से समस्याओं को हल करेंगे, ये सब सारी चीजें हैं वो यहाँ पर आपसे पूछी जाती हैं। इनके टेस्ट आपके पहले भी हो चुके हैं, एक बार फिर से याद करवा दूं। इन सभी टॉपिक्स के आपके टेस्ट एक बार हो चुके हैं, अपने दोबारा से इनको देख रहे हैं। आपको ऐप के अंदर भी जो टेस्ट सीरीज है वहां पर भी टॉपिक वाइज ये क्वेश्चन आपको करवाए गए हैं, तो ये उसी के अंदर बोनस के रूप में अपने देख रहे हैं। और आज अपने जिन क्वेश्चन की बात कर रहे हैं उनमें से हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सी अधिगम विधि सामाजिक अध्ययन में सबसे ज्यादा प्रभावी है? इनमें से ही आपको बताना है। ये 4 आपके सामने विधियां हैं, इनमें से आपको बताना है पठन द्वारा अधिगम, कंठस्थ स्मरण के द्वारा अधिगम, क्रियामूलक अधिगम या फिर श्रवण के द्वारा अधिगम। यानी कौन सी अधिगम विधि है जो इनमें से सबसे ज्यादा प्रभावी? आसान प्रश्न है दोस्तों, आराम से निकालोगे, फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा दोस्तों। और मुझे उम्मीद है कि आपकी तैयारी सबसे अच्छी चल रही होगी, सबसे अच्छी ही चलनी चाहिए और ये हमारी क्लासेस भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो रही होंगी। तो यहाँ दोस्तों हमारा सही आंसर है वो है नंबर 3। उम्मीद करता हूं सही होगा। क्रियामूलक यानी एक चीज याद करके देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण विधि वही रहेगी जिसमें हम कुछ करके सीखते हैं। जिस विधि में हम कुछ करके सीख रहे हैं वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। निम्न में से कौन सा अधिगम के लिए एक शिक्षार्थी को प्रेरित करता है? इनमें से आपको बताना है कि कोई भी छात्र है, कोई भी शिक्षार्थी है, उसको अधिगम करना है तो उसको सबसे ज्यादा प्रेरित इनमें से कौन करता है? विषय में रुचि, वापस करना, अत्यधिक गृह कार्य या फिर आसान सवाल। तो दोस्तों सही आंसर हमारा क्या होगा? सही आंसर हमारा है वो है नंबर 1, विषय में रुचि होगी तो वही अधिगम के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों किसी भी विषय को पढ़ने के लिए पहला जो चरण आता है आपका वो इंटरेस्ट ही है। दोस्तों अगर आपका इंटरेस्ट किसी चीज में नहीं है तो फिर आप उसे नहीं पढ़ पाएंगे। अगर आप घोड़े को देखिए तालाब तो ले जा सकते हैं लेकिन पानी पिला नहीं सकते जब तक वो पीना नहीं चाहता। इसलिए रुचि जागृत करने के लिए, कक्षा का माहौल तैयार करने के लिए हम सबसे पहले प्रस्तावना का इस्तेमाल किया करते हैं क्लास के अंदर। और यहाँ अगला हमारा प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सहायक साधन इनमें से कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण सहायक सामग्री इनमें से कौन सी हो सकती है? व्याख्यान, श्रव्य दृश्य, कार्य निर्धारण या फिर वाद विवाद। सामाजिक अध्ययन जब आप पढ़ा रहे हैं, सहायक सामग्री यानी कि जो आपके टीचिंग मटेरियल हैं जिसको आप काम में लेते हैं, सहायक सामग्री के नाम से भी जानते हैं, टीचिंग एड के नाम से जानते हैं, वो बताना है आपको। सही आंसर इन चारों में से क्या है? तो फ्रेंड्स सही आंसर हमारा यहाँ है नंबर 2, जो श्रव्य दृश्य है वही हमारा सही आंसर होगा। यानी सबसे महत्वपूर्ण सहायक साधन जो है वो श्रव्य दृश्य सामग्री होती है, कुछ भी उसमें से हो सकता है। इसको सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं दोस्तों। वैसे भी व्याख्यान सहायक सामग्री नहीं होती, इसमें सहायक सामग्रियां काम में ली जाती हैं। कक्षा शिक्षण होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? सघन होना चाहिए, एक तरफा होना चाहिए, परस्पर संवाद वाला होना चाहिए या फिर सरल होना चाहिए? दोस्तों क्या है हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। दोस्तों फिर दोहरा दूं, ये सारे आपके व्यवहारिक प्रश्न हैं जिनके लिए कुछ विशेष पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपका एक अच्छे IQ लेवल होने की आवश्यकता है, सिर्फ समझ है तो आराम से निकाल लेंगे। सही आंसर हमारा होगा नंबर 3।
आप इसको कैसे कह सकते हैं, हमने ये पढ़ा होगा कि शिक्षण जो है वो त्रिमुखी प्रक्रिया है, त्रिमुखी प्रक्रिया होती है। इसमें 3 चीजें होती हैं, एक तो अध्यापक होता है और एक शिक्षार्थी होता है और एक पाठ्यक्रम होता है। ये 3 चीजें होती हैं दोस्तों, इन तीनों के मध्य चलने वाली प्रक्रिया ही शिक्षण कहलाती है। तो ये तीनों आपस में मिले हुए होने चाहिए, इन तीनों का आपस में संपर्क होना चाहिए। यानी एक तरफा संवाद होगा अध्यापक के द्वारा, तो हम उसे अनुदेशन तो कह सकते हैं, लेकिन हम उसे शिक्षण नहीं कह सकते। अनुदेशन और शिक्षण में सामान्य अंतर भी यही आता है कि अनुदेशन एक तरफा संवाद होता है, तो परस्पर संवाद होना जरूरी है। क्रियाकलाप आधारित प्रश्न सामाजिक विज्ञान के पाठ को कैसा बनाते हैं? आनंददायी बनाते हैं, विवादास्पद बनाते हैं, लंबा बनाते हैं या फिर विस्तृत बनाते हैं? क्रियाकलाप पर आधारित प्रश्न जब सामाजिक विज्ञान के पाठ में पूछे जाते हैं तो उसका उद्देश्य या उससे क्या प्रभाव पड़ता है? यहाँ जो सही आंसर हमारा वो है नंबर 1। क्या बनाते हैं दोस्तों? आनंददायी बना देते हैं, इससे हमें आनंद की प्राप्ति ही होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षार्थियों के शैक्षिक गतिविधियों पर बिताए गए समय को बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम है? देखिए क्या कहा, शिक्षार्थियों के शैक्षिक गतिविधियों पर बिताए गए समय को बढ़वाने के लिए सबसे ज्यादा अच्छा है सप्ताह में 3 बार उसको गृह कार्य दे दें, नए विषयों पर चर्चा करने से पहले सभी शिक्षार्थियों को अलग अलग परियोजना दे दें, रुचि बनाए रखने हेतु दिए जा रहे व्याख्यान में अधिक से अधिक नई सामग्री रखना, ठीक पाठ योजना व प्रत्येक गतिविधि के लिए नियमित समय का पालन। तो दोस्तों सही आंसर हमारा यहाँ होगा नंबर 2। देखिए जहां पर गतिविधि है, गतिविधियां परियोजना कुछ कार्य करने के लिए दे रही है ना, वहीं पर होती है, इसलिए सबसे अच्छा सबसे सही आंसर यहाँ पर यही हो सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सामाजिक अध्ययन के अध्यापकों को छात्रों को देना चाहिए, क्या देना चाहिए? सामाजिक समस्याओं का ज्ञान, छात्रों को गृह कार्य देना चाहिए, नए सामाजिक संरचनात्मक परिवर्तनों का ज्ञान देना चाहिए, संस्कारी व्यवस्था समाज के निर्माण हेतु उपरोक्त सभी प्रकार का ज्ञान। क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? तो जो इनमें से सबसे ज्यादा व्यापक उत्तर है वही होगा, सबसे ज्यादा व्यापक उत्तर यही है हमारा, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में किस प्रकार की शिक्षण सामग्री सबसे ज्यादा उपयोग में ली जाती है? सबसे ज्यादा उपयोगी कौन सी है? मॉडल, संग्रहालय, श्रव्य दृश्य या फिर ड्राइंग? देखिएगा जब आप एसएसटी पढ़ा रही हैं तो कौन सी शिक्षण सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री जो है सबसे ज्यादा उपयोगी है? मॉडल, संग्रहालय, दृश्य श्रव्य सामग्री, ड्राइंग उपकरण। क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? तो दोस्तों सही आंसर है हमारा यहाँ पर है नंबर 3, दृश्य श्रव्य सामग्री, ये हमारा सबसे सही आंसर है। सामाजिक विज्ञान में कक्ष प्रक्रिया विकसित करने में सहायक होता है, ज्ञान, कुशलता, अभिव्यक्ति या इनमें से सभी? सामाजिक विज्ञान जो है उसमें कक्ष प्रक्रिया विकसित करने के लिए सहायक होता है। कौन सी चीज है जो सामाजिक विज्ञान में सहायक होती है? ज्ञान, कुशलता, अभिव्यक्ति, इनमें से सभी? यानी कक्षा को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक है नंबर 4, ये सभी चीजों की हमें जरूरत पड़ने वाली है, इनमें से सभी, यही सही आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा, सामाजिक अध्ययन से संबंधित समसामयिक विषय का ज्ञान दिया जा सकता है, कैसे? वाद विवाद प्रतियोगिता के द्वारा, प्रश्नोत्तरी के द्वारा, दैनिक समाचार के द्वारा या फिर सभी के द्वारा? देखिएगा समसामयिक ज्ञान की अपनी बात कर रही हैं, ये कैसे दिया जा सकता है? तो दोस्तों सही आंसर हमारा यहाँ है नंबर 4, उपरोक्त सभी, ये हमारा सही आंसर है। वाद विवाद के द्वारा, प्रश्नोत्तर के द्वारा, दैनिक समाचार पत्र विश्लेषण के द्वारा, यानी सभी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। कक्षा शिक्षण को प्रारंभ करना चाहिए, क्लास को शुरू कैसे करेंगे? छात्रों के हालचाल को पूछकर, पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछकर, या नए पाठ की घोषणा करके, या फिर नए पाठ की विषय वस्तु से प्रश्न पूछकर। थोड़ा सा अगर आप अपनी टीपी को याद करेंगे, जब आपकी क्लासेज होती थी, माइक्रो टीचिंग या कुछ भी है, वहां पर आपको ये समझ में आ जाएगा। व्यवहारिक प्रश्न है, बिल्कुल सही आंसर हमारा होगा
नंबर 2, पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछते हैं। इसमें देखिएगा दोस्तों, आपको याद करनी पड़ेगी प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्या किया करते थे, ये होते थे ना, पहले पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछते थे और फिर उसी से नए टॉपिक की तरफ लेकर के आते थे। प्रगतिशील शिक्षा पद्धति होती है, कौन सी मानेंगे, अध्यापक केंद्रित, पाठ्यक्रम केंद्रित, पुस्तक केंद्रित या फिर बाल केंद्रित? तो फ्रेंड्स सही आंसर हमारा है नंबर 4, बाल केंद्रित शिक्षा सबसे अच्छी होती है और यही जो है वो प्रगतिशील के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बालक को कक्षा में नियमित आने के लिए प्रेरित करने का उपयुक्त सुझाव कौन सा है? बालक को कक्षा में नियमित आए वो इसके लिए प्रेरित करने का उपयुक्त सुझाव है डांटना, जुर्माना, आलोचना या फिर प्रोत्साहन? क्या है हमारा सही आंसर? तो दोस्तों सही आंसर हमारा यहाँ है नंबर 4, प्रोत्साहन। सबसे जरूरी क्या है, प्रोत्साहन है, इसी से सब कुछ होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शिक्षण के लिए उत्तम प्रणाली कौन सी है, यानी पढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट क्या है? प्रश्नोत्तर की आवश्यकता ही न हो, अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछे, छात्र शिक्षक से शंका समाधान करे, अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न करें। सही आंसर है दोस्तों हमारा नंबर 4, यानी दोनों तरफ से संवाद होने चाहिए। छात्र भी पूछे, अध्यापक तो पूछने का ही पूछेगा, छात्र की कोई शंका हो तो वो भी प्रश्न करके उसको दूर कर सकता है। प्रभावी शिक्षक है, इनमें से कौन सा है भाई प्रभावी शिक्षक? जो कक्षा पर नियंत्रण रख सकता है, अधिक सूचना दे सकता है, विद्यार्थियों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित कर सकता है, आवंटित कार्य का ध्यान पूर्वक संशोधन करता है। क्या है सही आंसर हमारा? तो दोस्तों सही आंसर है हमारा यहाँ पर नंबर 3, विद्यार्थियों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित कर सकता है, ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है, इनमें से शिक्षण प्रक्रम के अंग हैं। शिक्षण प्रक्रम के अंग कौन से हैं इसमें दोस्तों? थोड़ा सा पीछे जाओगे तो आराम से आंसर निकाल लोगे। शिक्षक, वातावरण और पाठ्यक्रम, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, जो है शिक्षार्थी, शिक्षक और समाज, शिक्षक, समाज, पाठ्यक्रम। बिल्कुल मुझे पता है आप सभी का आंसर सही है, नंबर 2 ही होगा। अभी हमने इसको ट्रायंगल के माध्यम से देखा भी था। निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम प्रक्रम को प्रभावहीन बना देता है? हमने कहा प्रभावहीन बना देगा। उपयुक्त शिक्षण, पाठ्यक्रम को पूरा करना, शिक्षण विधि का उपयोग, पारितोषिक तथा दंड का अनुचित उपयोग। फिर हमने कहा अच्छा शिक्षण नहीं होगा उसमें, यानी प्रभावहीन बनाने का मतलब यह है कि कोई बढ़िया शिक्षण वहां पर नहीं चल रहा है। तो सही आंसर हमारा यहाँ पर बिल्कुल आप सभी का सही है। पारितोषिक और दंड का अगर अनुचित उपयोग किया जाएगा तो वो प्रभावहीन बना देगा, ये गलत बात है, इसलिए सही आंसर यही है। कौन से गुणों को अपनाना चाहिए शिक्षक को? शिक्षक के निम्न गुणों को अपनाना चाहिए: अभिनय, अधिगम, संवाद कला, विभिन्न भूमिका निभाने वाला। तार्किक उत्तर हमारा 4 नंबर है, क्योंकि इसमें सभी समाहित है ना। विभिन्न भूमिका यानी वो मित्र की भूमिका निभाएगा, टीचर का निभाएगा और मैनेजमेंट का निभाएगा, सभी प्रकार की भूमिकाएं उसको निभानी पड़ती हैं। सामाजिक विज्ञान पढ़ाने में आने वाली कठिनाइयों में से मुख्य कठिनाई क्या है? परिवर्तित होते रहना, बहुत जटिल होना, अस्तित्वहीन होना, स्थानिक होना। राइट आंसर है हमारा नंबर 1 है, परिवर्तित होते रहना। इसमें चीजें परिवर्तित होती रहती हैं दोस्तों, एक जैसा कुछ भी नहीं रहता। बहुत जटिल होना ये नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। सबसे इनमें से तार्किक उत्तर देखिएगा तो यही है, सामाजिक विज्ञान बदलता रहता है, समाज परिवर्तनशील है इसलिए। सामाजिक विज्ञान के अध्यापन में ग्लोब का क्या प्रयोग किया जा सकता है? दिन रात का प्रत्यय समझाया जा सकता है, पृथ्वी का आकार बताया जा सकता है, स्थल जल का अनुपात बता सकते हैं या फिर सभी कार्य कर सकते हैं। तार्किक और सही उत्तर हमारा है वो है नंबर 4, उपरोक्त सभी। ये हमारा सबसे सही आंसर है। सामाजिक विज्ञान का अध्यापक निर्माता है, किस चीज का निर्माता है? राष्ट्र का, परिवार का, राजनेताओं का, अर्थव्यवस्था का। सही आंसर है दोस्तों हमारा नंबर 1, सामाजिक विज्ञान के अनुसार अध्यापक निर्माता किसका है? राष्ट्र का निर्माता होता है।
सामाजिक विज्ञान के अध्यापकों को छात्रों को देना चाहिए। क्या देना चाहिए दोस्तों? सामाजिक समस्याओं का ज्ञान, सामाजिक कुरीतियों के निदान का ज्ञान, नए सामाजिक संरचनात्मक परिवर्तनों का ज्ञान, संस्कारी व्यवस्था। ऐसा एक प्रश्न हमने पीछे भी देखा था, तो सही आंसर हमारा है नंबर 4। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली भाषा कैसी होनी चाहिए? समूह का, प्रमुख समूह का प्रतिनिधित्व करती हो, मुश्किल हो, पक्षपातपूर्ण हो, तटस्थ और संवेदनशील हो। तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 4। तटस्थ मतलब किसी की तरफ झुकी हुई नहीं है और संवेदनशील हो, ये हमारा सबसे सही होगा। ये तो हम वैसे भी काम में नहीं ले सकते ना। प्रमुख समूहों का तो फिर कुछ को तो छोड़ देंगे अपने, ये भी गलत हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान पढ़ाते समय एक शिक्षक का प्रयास क्या होना चाहिए? विस्तृत रूप से याद करवाने पर बल दे, जैसा अक्सर क्लास में होता है। सामाजिक तो याद ही करवाई जाती है। केवल मूल्यों पर बल देना चाहिए, तथ्यों पर नहीं। तथ्यों, मूल्यों और आदर्शों पर बल देना चाहिए, केवल तथ्यों पर बल देना लेकिन मूल्यों पर नहीं। क्या होगा दोस्तों सही आंसर हमारा? ये आराम से पढ़ के करने वाला क्वेश्चन है। पेपर में आए तो उसको अच्छे से पढ़ लिया कीजिएगा ना। 5-7 क्वेश्चन आपके इसी तरह के आने हैं। राइट आंसर हमारा होगा नंबर 3 है। तथ्य हैं, मूल्य हैं और आदर्श हैं, इन सभी पर बल देना। आगे बढ़ते हैं 25वें प्रश्न की तरफ। आप एक नए शिक्षक है, विद्यार्थी आपको नहीं सुनना चाहते, आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? कक्षा छोड़कर चले जाएंगे, कुछ ऐसा प्रारंभ करेंगे जिस पे ध्यान दें, मुख्याध्यापक को रिपोर्ट देंगे या विद्यार्थियों को दंड देंगे? क्या करेंगे दोस्तों? तो प्रैक्टिकली जो होता है वो नहीं करना है ना। ये डंडा लेकर के सबको मुर्गा बना देंगे, पिटाई चालू कर देंगे, वो काम नहीं करना। हम एक आदर्श अध्यापक है। जब आप इस प्रश्न पत्र को हल कर रहे हो तो दिमाग में ये याद रखना, आप एक बिल्कुल आदर्श अध्यापक हैं जो अपने कुर्ता धोती पहन करके विद्यालय में आता है, जिसके चेहरे पे स्माइल रहती है, डंडा वो कभी उठाता नहीं है, बच्चे चाहे कुछ भी कर दें, इस तरह का जो है हमेशा समस्याओं का कारण ढूंढेगा। ऐसे एक आदर्श अध्यापक की आपको कल्पना करनी है। तो इसमें सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? नंबर 2 है। हम कुछ ऐसा काम करेंगे जिसपे वो ध्यान दें। फिर क्लास में पढ़ाना तो बाद में है ही है। पहली बात तो वो आपकी बात ही नहीं सुन रही है। यदि एक छात्र अपनी मित्र मंडली में असुरक्षा महसूस करता है तो आप उसकी सहायता कैसे करेंगे? प्रश्न को समझिएगा। एक छात्र है, वो अपनी जो उनकी मित्र मंडली है उसमें असुरक्षित महसूस करता है। बालक को मित्र मंडली के अनुकूल सामाजिक समायोजन करने की सलाह देंगे। बालकों का ध्यान जनसंचार माध्यम की ओर प्रतिस्थापित करेंगे। बालक को वयस्क व्यक्तियों के संसर्ग में रखकर प्रशिक्षित करेंगे। उक्त मित्र मंडलों से उसे बहिष्कृत कर देंगे। राइट आंसर हमारा 1 नंबर ही होगा ना। उसको सामाजिक समायोजन करने की सलाह देंगे भी, कैसे आप अपने आप को समायोजित करेंगे वहां पर। नेक्स्ट, एक सुअनुशासित कक्षा है, यानी अच्छी तरह से अनुशासित कक्षा है, उसका लक्षण क्या है? शिक्षण की उपस्थिति में भी शांत है। अब वो तो डंडे के भय से भी रह सकती है ना। खेल के मैदान में शांत रहना, तो फिर खेल कैसे होगा? शिक्षक की अनुपस्थिति में शांत रहना, सभी जगह शांत रहना, चाहे उसके व्यवहार का पर्यवेक्षण हो या न हो। तो सुअनुशासन तो वही है जो कहीं बाहर से प्रभावित नहीं हो रहा है। अगर शिक्षक की अनुपस्थिति या उपस्थिति में शांत रहते हैं तो फिर बात अलग है दोस्तों। तो ये हमारा सही आंसर है। हो सकता है फिर उनको शोर करने के लिए शिक्षक ही प्रेरित कर रहा हो। शिक्षक क्लास में आए तब तो खूब शोर करते हैं, चला गया तो चुप हो गया। किस विधि से व्यक्तिगत शिक्षण और कक्षा शिक्षण दोनों ही संभव है? यानी एक ऐसी विधि का नाम बताना है जिसमें व्यक्तिगत शिक्षण भी हो सके और कक्षा शिक्षण भी हो सके। समस्या समाधान, इकाई शिक्षण, अवलोकन या फिर ह्यूरिस्टिक विधि। तो दोस्तों सही आंसर हमारा इसका नंबर 3 होगा, अवलोकन विधि। इसमें से सही आंसर हमारा यही होगा। नेक्स्ट है, करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित विधि कौन सी नहीं है? ऐसी कौन सी विधि है जिसमें करके नहीं सीखते, यानी अपने आप कुछ ना कुछ व्याख्यान या इस तरह की विधि है? तो प्रयोजना, समस्या समाधान, अवलोकन और व्याख्यान, यानी करके सीखना पर आधारित नहीं है, उसमें जिसमें बालक की एक्टिविटीज नहीं है। तो सही आंसर बिल्कुल आपका होगा नंबर 4 होगा दोस्तों। ये नहीं होगा क्योंकि हमने नहीं वाला पूछा है ना, तो व्याख्यान जो है उसमें करके सीखने वाला सिद्धांत लागू नहीं होता है। सबसे सही आंसर हमारा इनमें से यही होगा। प्रयोजना है, समस्या समाधान है, अवलोकन है, तो ये एक अलग चीजें हैं। व्याख्यान जो है इसमें करके सीखना पर आधारित नहीं होता, यहाँ सुनने का होता है। एक तरफा अध्यापक व्याख्यान देता है, छात्र सुनते हैं। और सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि का गुण क्या है, यानी सबसे अच्छी शिक्षण विधि आप किसको कहेंगे? अधिक सहायक सामग्री काम में लेते हो, बहुक्रियात्मक हो,
प्रश्नोत्तर हो, विद्यार्थी पर आधारित क्रियाएं अधिक हो। राइट आंसर होगा हमारा नंबर 4। ये भी ठीक है बहुक्रियात्मक, लेकिन इससे बेटर ऑप्शन ये है ना कि विद्यार्थी के ऊपर आधारित जो क्रियाएं हैं वो ज्यादा हो रही हैं। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे प्रश्न। नेक्स्ट टेस्ट में हम बात करेंगे सामाजिक अध्ययन की ही कुछ और प्रश्नों में, अध्यापन की समस्या और समालोचनात्मक चिंतन का विकास। इससे हमारी जो 12वीं यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगी और फिर केवल एक यूनिट रह जाएगी दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए प्रश्नों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक यूं ही बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।